स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। रिसेंटली एनसीईआरटी की किताबों के अंदर कुछ फेरबदल हुए और उन फेरबदल के रेफरेंस के अंदर ही मुझे मिशेल फुको की कही हुई ये कोट जो है वो याद आती है। ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सोशियोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर थे और इन्होंने ये बात कही थी जो कि बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना। और इसी चर्चा से हम अपनी आज की चर्चा को शुरू करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि स्कूल्स दे सर्व द सेम सोशल फंक्शन एज प्रिजन्स, मेंटल इंस्टीट्यूशंस। वो फंक्शन क्या है? टू डिफाइन, क्लासिफाई, कंट्रोल एंड रेगुलेट पीपल। यानी कि जो आपके स्कूल्स हैं वो वही सोशल फंक्शन कर रहे हैं, वही सारी चीजें कर रहे हैं जो कि एक प्रिजन करता है, एक मेंटल इंस्टीट्यूशन करता है। प्रिजन क्या करता है? जब आप जेल के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपसे आपका नाम छीन लिया जाता है, आपको एक नंबर दे दिया जाता है। फिर उसके बाद एक जेलर होता है और वो जेलर जो है वो आपके ऊपर पैनी नजर रखता है और आपको सिखाता है कि किस तरह से रहना है। आपकी पुरानी आदतों को बदला जाता है। मेंटल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी यही होता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर भी यही होता है। और मिशेल फुको का मानना है कि स्कूल्स के अंदर भी यही होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है टेक्स्ट बुक्स। वो कहते हैं कि टेक्स्ट बुक्स एक ऐसा टूल है जिसके साथ कि आपकी मेंटालिटी को, आपके सेल्फ ईगो को डिफाइन किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की किताबें हैं। हिस्ट्री की किताबों ने हमें यह बताया कि आर्यन जो है वो बाहर से आए थे और इस तरह से धीरे धीरे मेरे जैसे कुछ पंजाबियों ने यह समझना शुरू कर दिया, यह सोचना शुरू कर दिया कि शायद जो हमारे दादा परदादाओं के जो जीन्स थे वो सेंट्रल एशिया से जो है वो आए होंगे। मैं अपने उन पुराने दादाओं परदादाओं को, जो भी होंगे आर्यन यहां से भी आए, मैं उनको नहीं जानता। लेकिन मेरी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, जब मेरी अभी सोशलाइजेशन हो रही थी, मैं स्कूल के अंदर था, तो मेरी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंदर यह लिखा गया था। तो मैंने उस चीज को सही मानना शुरू कर लिया। इसी तरह से जो आपकी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक होती है वो आपके आज के समाज को डिफाइन करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समाज के अंदर आप कम्युनिज्म देखते हैं, तो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स ने कम्युनिज्म को कुछ इस तरह से डिफाइन किया, या फिर सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक्स ने कम्युनिज्म को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि ये जो आप कम्युनिज्म देख रहे हैं ये बाबरी मस्जिद और गोधरा के कारण है, क्योंकि वो दो जो चैप्टर्स हैं वो तब एडेड थे जब मैं पढ़ रहा था स्कूल्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अल्टीमेटली आपके मस्तिष्क को, आपकी सोच को डेवलप करती हैं। और बहुत बार ये देखा गया है कि सरकार जो है वो इन टेक्स्ट बुक्स को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती है ताकि बच्चों के स्वभाव को या फिर लोगों के सेल्फ कंसेप्ट को, अगली पीढ़ी के सेल्फ कंसेप्ट को बदला जा सके, उनको सोचने की एक दिशा दी जा सके। और भारत के अंदर अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन टेक्स्ट बुक्स को बदला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अर्ली ईयर्स हैं जिसके अंदर हम नेहरूवियन एरा जिसको हम कहते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, तो वहां पे देश अभी आजाद हुआ था, कम्युनिज्म की प्रॉब्लम से देश जो है वो जूझ रहा था। तो वहां पे टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो हिस्ट्री का नरेटिव है वो कुछ और बनाया गया। उन्होंने भारत को एक जमीन की तरह से जो है वो पोर्ट्रे करना स्टार्ट किया कि यहां पे जो भी लोग आए हैं वो बाहर से आए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है वो कुछ लोग सिंधु की सभ्यता के अंदर, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बलूचिस्तान से जो है वो इंडिया की तरफ आना उन्होंने शुरू किया। फिर उसके बाद आर्यंस जो है वो बाहर से आए और यहाँ पे आके बस गए। एंड सब्सिक्वेंटली वो लोगों को कहते रहते हैं कि ये सब लोग जो है वो बाहर से आए हैं और इंडिया जो है वो एक सिंक्रेटिक लैंड है।
यानी कि यहाँ पे सब लोग बाहर से आए, यहाँ पे आके वो लोग, उन लोगों ने बसना शुरू कर दिया और सब लोग जो है वो आपस में बहुत अच्छे से मिलके रहने लगे। एंशिएंट इंडिया को कुछ इस तरह से पोर्ट्रे किया गया एंड सिमिलरली मेडिवल इंडिया को भी इसी तरह से पोर्ट्रे किया गया कि मेडिवल इंडिया के अंदर बाहर से कुछ शासक जो है वो आते हैं और इंडिया के अंदर आके उन्होंने बसना शुरू कर दिया। हाँ, कुछ टेम्पल्स को जो है वो तोड़ा जाता है, टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखा, लेकिन बहुत कम टेम्पल्स जो है वो टूटे हैं। रादर टेक्स्ट बुक्स जो है वो इन चीजों को बहुत कम लिखती है, बहुत कम रिकॉर्ड करती है। तो इस तरह से जो एंशिएंट इंडिया है और मेडिवल इंडिया है उसको एक सिंक्रेटिक एज की तरह जो है वो आपके सामने पोर्ट्रे किया जाता है। तो इनको पोर्ट्रे करने वाले जो लोग होते हैं, दे आर जनरली द हिस्टोरियंस रोमिला थापर, आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा। ये जो है वो हिस्ट्री को कुछ इस तरह से लिखते हैं और तब उस वक्त जो है वो लिखा भी जाना चाहिए था। कारण इसका ये था कि हमें तब हिंदू मुस्लिम यूनिटी यानी कि कॉम्युनल यूनिटी की जरूरत थी। इंडिया कम्युनिज्म की प्रॉब्लम से गुजर रहा था, तो हम नहीं चाहते थे कि ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत तेजी से परपेचुएट हो जाए। एक डोमिनो इफेक्ट जो है वो इंडिया की यूनिटी के ऊपर कुछ आंच जो है वो लेके आए। फिर उसके बाद आगे चल के जनता दल या फिर जो जनता दल की जो गवर्नमेंट है वो आती है। पहली नॉन कांग्रेस ये जो सरकार है वो होती है और ये सरकार इन टेक्स्ट बुक्स के ऊपर बैन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन इवेंचुअली उसी के बाद कांग्रेस की अगली सरकार आ जाती है और जो टेक्स्ट बुक्स के ऊपर थोड़े बहुत बैन होते हैं उनको हटा दिया जाता है। उस वक्त बेसिकली मंडल और मंदिर की राजनीति भी चल रही होती है, लेकिन उस वक्त की टेक्स्ट बुक्स के अंदर इन चीजों के बारे में कुछ नहीं लिखा जाता। फिर उसके बाद एनडीए सरकार की पहली गवर्नमेंट आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो है वो टेक्स्ट बुक्स को इंडिजनाइज, नेशनलाइज, स्पिरिचुअलाइज करने की बात करती है कि भारत के लेखकों को पढ़ाया जाए, खास करके जो लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, उसके ऊपर काफी जोर जो है वो दिया जाता है। और अंग्रेजी लिटरेचर के अंदर भी जो भारत के पोइट्स हैं उनको जगह जो है वो ज्यादा दी जाती है। उसी के साथ साथ कुछ संस्थानों के अंदर धर्म शिक्षा से जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बच्चों को जो है वो भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ा जाए, उनकी जो नेशनल आइडेंटिटी है उसके साथ जोड़ा जाए। फिर उसके बाद एनडीए सेकंड गवर्नमेंट, जिसको हम मोदी एरा कहते हैं। मोदी एरा और रिसेंटली जो इंडिया के अंदर जो टेक्स्ट बुक्स में जो है वो इन्होंने एडिशंस किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली जो डिलीशंस हुए हैं वो ये है कि मुगल्स के रिगार्डिंग जो चैप्टर्स हैं, बाबरी डेमोलिशन, गुजरात राइट्स और आपके पास जो हिंदुत्व को रेफरेंसेस हैं उनको डिलीट कर दिया गया है, दिल्ली सल्तनत को भी डिलीट कर दिया गया है। एक जो नई चीज ऐड की है वो है सेक्रेड ज्योग्राफी। अब इसको ऐड क्यों किया गया? सेक्रेड ज्योग्राफी का मतलब होता है पिलग्रिमेज। देखिए, एक साल पहले एक एक्टर हैं, उनका नाम है सैफ अली खान। सैफ अली खान साहब का एक बयान आता है, वो कहते हैं कि भारत जो है, जो इंडिया का जो सेंस है, इंडिया के जो यूनाइटेड इंडिया का सेंस है, वो जब अंग्रेज भारत को छोड़ के गए तब आया। पहले जो है वो भारत, शायद इंडिया जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। इसके ऊपर विवाद होने शुरू हुए कि इंडिया क्या एग्जिस्ट करता था, क्या नहीं एग्जिस्ट करता था। सेक्रेड ज्योग्राफी या फिर जो सेक्रेड कॉम्प्लेक्स है वो हमें इसी चीज की गवाही देता है। एंशिएंट टाइम से इंडिया के अंदर पिलग्रिमेज का जो कंसेप्ट था वो चला आ रहा था। पंजाब से बहुत सारे लोग जो है वो पुरी की यात्रा करते थे, साउथ से बहुत सारे लोग जो है वो गया को आते थे, बद्रीनाथ को आते थे। नॉर्थ ईस्ट के अंदर शक्तिपीठ हैं, वहां पे जो है वो लोग जाया करते थे।
तो इस तरह से जो भारतीय समाज था वो अपने कल्चरल सेंटर्स यानी कि मंदिरों के जरिए वो तब भी यूनाइटेड था। देखिए, आजकल आपके पास रोड नेटवर्क है, आप अगर चाहते तो एक ही दिन में जो है वो आप रोड नेटवर्क है, आपके पास एयरप्लेन्स भी हैं, आप एक दिन के अंदर जो है वो पुरी के अंदर जा सकते हैं, वहां पे जो है वो दर्शन कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं, रामेश्वर जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। लेकिन उस वक्त क्या था? उस वक्त लोग जो है वो सालों साल या फिर कम से कम जो महीने हैं वो लगा देते थे इन यात्राओं के अंदर, और वो रास्तों में ठहरते थे और उनके ठहरने के प्रोविजंस बनाए जाते थे। और जब उनके ठहरने के प्रोविजंस बनाए जाते थे, जैसे लेट से कोई पंजाबी है, वो एक दिन में जो है वो रामेश्वरम नहीं पहुंचेगा, वो रास्ते में ठहरेगा, कभी किसी राजस्थानी के पास ठहरेगा, कभी किसी महाराष्ट्रियन के पास ठहरेगा, कभी वो जो है वो कर्नाटक में जाके कहीं पे ठहरेगा, कभी वो केरल में जाके ठहरेगा। इस तरह से उसकी जो जर्नी है वो चलती चली जाएगी। और पिलग्रिमेज का ये कंसेप्ट भी है, जब आप एक पिलग्रिमेज करते हैं तो रास्ते में प्रोविजंस बनाए जाते हैं, मंदिर होते हैं, आप उन मंदिरों के अंदर ठहरते हो, रिलीजियस प्लेसेस के अंदर ठहरते हो। जैसे बहुत सारे लोग अमृतसर के अंदर आते हैं तो वो सिख जो गुरुद्वारे हैं वहां पे भी ठहरते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो रिलीजियस सिंक्रेटिज्म है वो इन मंदिरों, इन धार्मिक स्थलों की वजह से बना है इंडिया में। और इंडिया एज अ कंसेप्ट ये एंशिएंट टाइम से जीवित था। हमारे जो मेले हैं, हमारे जो पर्व हैं, वो भारत को जीवित रखते हैं, वो भारत की संस्कृति को जीवित रखते हैं। तो इसलिए बेसिकली टू टेल यू कि भारत जो है वो आपके पास ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने बनाया, ये कंसेप्ट भारत का नहीं है। हाँ, पॉलिटिकली हो सकता है कि बनाया होगा, लेकिन सोशली इंडिया एग्जिस्टेड। इंडिया एग्जिस्टेड बिफोर द मेडिवल एरा ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ दीज पिलग्रिमेज सेंटर्स। तो जो अगला जो आपको कंसेप्ट जो है वो एक देखने को मिलेगा, जो अगली आप अपने बच्चों के अंदर सेल्फ इमेज को जो है वो देखेंगे, वो कुछ इस तरह से देखेंगे। जो हमने अपनी सेल्फ इमेज को देखा या फिर हमने जब अपने इतिहास को देखा तो हमने भारत को देखा कि भारत एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पे बाहर से लोग आते हैं और आके जो है वो बस जाते हैं, और उस माइग्रेशन की वजह से एक सिंक्रेटिज्म जो है वो पैदा होता है। एक जो है वो आपके पास अलग अलग कल्चर्स जो है वो एक दूसरे के अंदर मिलती रहती हैं, और इंडिया में जो टॉलरेंस का ये जो एनवायरनमेंट है वो बनता है। तो हमने कुछ इस तरह से जो है वो भारत को देखा है। लेकिन अब इट वॉज द आउट, किस तरह से बाहर से लोग आए। अब जो हिस्ट्री को डिफाइन किया जा रहा है, या फिर मैं ऐसे कह लूं कि रीडिफाइन एंड री इंटरप्रेट किया जा रहा है, वो इस तरह से किया जा रहा है कि आखिरकार हमारा समाज खुद में कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है, समाज खुद से कैसे डेवलप हुआ। तो उस डेवलपमेंट के अंदर जो पहली चीज आती है वो है आपकी सेक्रेड ज्योग्राफी, जिससे लोग अलग अलग स्थानों से इंटरकनेक्ट हुए हैं। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।